आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 3 का अफवाह, इसमें आज हम प्रायद्वीप की नदियों के बारे में जानेंगे। हिमालय की नदियों को हम पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था कि हिमालय की नदियां बारहमासी हैं, लेकिन प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां बारहमासी नहीं हैं। तो इसकी कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रायद्वीप का मतलब क्या है। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हुआ होता है, ऐसे भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप में बीच का ये भाग पठारी भाग है, इसलिए हम पठारी भाग को प्रायद्वीप का पठार भी कहते हैं। यह त्रिभुजाकार आकृति को लिए हुए है, जिसका आधार उत्तर में है जबकि सिरा है वो दक्षिण के अंदर है। तो आइए हम इसकी मुख्य नदियों को पढ़ते हैं। तो इन नदियों में जल विभाजक की अगर बात करें तो पश्चिमी घाट को इन नदियों का जल विभाजक कहा जाता है। अब पश्चिमी घाट कहां पर है? पश्चिमी घाट भारत की ये जो तट रेखा है इसके सहारे यहां पर है। गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई एक लंबी और सतत पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट से कुछ नदियां इस दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में, जबकि कुछ नदियां उधर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली सारी नदियां अरब सागर में, भारत का इधर वाला भाग है वो अरब सागर कहलाता है, अरब सागर में आकर मिलती हैं। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली सारी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डालती है। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली सारी नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिम की ओर आने वाली अधिकांश नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो हम सबसे पहले उन दो नदियों को पढ़ेंगे जो पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में अपना पानी डालती है। तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है भारत की, उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलकर पश्चिम दिशा की ओर आती है और ब्रंश घाटी में बहती है। और ब्रंश घाटी में बहने के बाद ये अपना पानी जो है वो यहाँ पर स्थित खंभात की खाड़ी में डालती है। तो अगर इस नदी का उद्गम देखा जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं और मुहाना देखा जाए तो अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी है। यह नदी जब जबलपुर के निकट आती है तो संगमरमर की चट्टानों में बहती है और वहां पर यह नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह इस नदी की मुख्य विशेषता है। गहरे गार्ज में यह नदी बहती है। ये हो गई भारत की पहली नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख को अंग्रेजी में एस्चुरी कहा जाता है। ज्वार नदमुख से तात्पर्य होता है कि नदी जब महासागर में मिलती है तो ढलान कम होने के कारण नदी के अंदर मिट्टी का जमाव होता है और नदी जो है वो कई वितरिकाओं में, धाराओं में विभक्त हो जाती है, तब तो वो बनाती है डेल्टा, जैसा कि हमने देखा था सुंदरवन डेल्टा। लेकिन अगर नदी का ढलान बहुत ही तीव्र है, महासागर में मिलने से पहले नदी में तीव्र ढलान है, जैसे मान लीजिए ये नदी आ रही है और ये महासागर है, तो अपने इस तीव्र ढलान के कारण ये नदी बिना डेल्टा का निर्माण किए सीधे ही महासागर में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार के मुहाने को ज्वार नदमुख कहा जाता है।
तो ज्वार नदमुख बनाने वाली हमने भारत की सबसे बड़ी नदी पढ़ी नर्मदा नदी। अब आगे हम तापी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तापी नदी भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियां, बैतूल जिले की सतपुड़ा की पहाड़ियों से तापी नदी का उद्गम होता है और यह नदी भी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी के बिल्कुल समानांतर चलती है और उसके बाद ये भी अपना पानी अरब सागर के खंबात की खाड़ी में डालती है। तो इस तरह से भारत में ज्वार नदमुख बनाने वाली दो बड़ी नदियों में प्रमुख है नर्मदा और तापी। इसके अलावा कुछ और नदियां भी है, जैसे कि साबरमती है, पेरियार नदी है, भारत पूजा है। ये सारी नदियां भी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अधिकांश है वो ज्वार नदमुख ही बनाती है। तो इन दो नदियों को पढ़ने के बाद प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी या ज्वार नदमुख बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखना उसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। आइए अब हम तीसरी नदी को पढ़ते हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी तापी नदी के बिल्कुल नीचे है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस नदी को, ये नदी है हमारी गोदावरी नदी। तो सबसे पहले गोदावरी नदी का उद्गम कहां से है, तो महाराष्ट्र में नासिक जिले के जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, अभी मैंने आपको यहां पर बताया था पश्चिमी घाट एक लंबी और सतत श्रृंखला है, उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो नासिक जिले में जो पश्चिम घाट की पहाड़ियां है वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है क्योंकि इसका ढलान पूर्व में है और ये नदी विभिन्न पठारी प्रदेशों को काटते हुए और आगे जाकर यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस गोदावरी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश में भी इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, एक लंबा सफर तय करती है और अपनी इस लंबाई के कारण ही इसको जो है वो दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें मिलने वाली कुछ सहायक नदियों को। तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सभी जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसमें से अंत में मिलने वाली वैनगंगा और पैनगंगा, ये सारी नदियां बहुत बड़ी है। तो इन सारी नदियों के द्वारा दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े अफवाह का निर्माण होता है। तो अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। तो इस तरह से हमने 3 नदियों को पढ़ लिया है, नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी नदी। अब आगे हम कावेरी, कृष्णा, इन नदियों और महानदी को भी पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप की नदियों में आज हम महानदी को पढ़ रहे हैं, ये चौथी नदी है। ओके, तो नर्मदा, तापी और गोदावरी के बाद में चौथी नदी है महानदी। तो आप देख सकते हैं ये भारत के पूर्वी भाग में है। मैं एक बार महानदी को बना देता हूं, ये महानदी है और यहाँ पर ये नदी अपना डेल्टा बना रही है। इसके अलावा कुछ नदियाँ इसकी है वो सहायक नदियाँ हैं। तो महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो महानदी का उद्गम स्थान है। छत्तीसगढ़ से ये निकलने के बाद नदी उड़ीसा के अंदर भी चलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदियों में है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका जो पूरा अपवाह क्षेत्र है और लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो 860 किलोमीटर की लंबाई ये तय करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद उड़ीसा राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कौन सी नदी, महानदी। महानदी के बाद आइए विद्यार्थियों पढ़ते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो इन पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से ये नदी निकलती है। स्रोत का मतलब किसी झील से निकलती है। झील से ये नदी निकलती है और निकलकर
पूर्व दिशा की ओर बहते हुए आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती हैं। कुछ इसकी और सहायक नदियां भी हैं। और इस तरह से ये नदी कौन कौन से राज्य में है? एक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर इधर आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों में कृष्णा नदी का अपवा क्षेत्र आया हुआ है। और लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। और इनकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो तुंगभद्रा यहाँ पर कर्नाटक से निकलती है और आगे जाकर ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो तुंगभद्रा कर्नाटक से निकलती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और साथ में आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में इस नदी का अपवा तंत्र है। अगर कृष्णा की सहायक नदियों की बात की जाए तो मूसी नदी, भीमा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, ये सारी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं अगली नदी की ओर। अगली नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस नदी को कावेरी नदी का नाम दिया गया है या ये कावेरी का अपवा क्षेत्र है। कावेरी का उद्गम कहां से होता है? कावेरी का उद्गम पश्चिमी घाट में ही स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी नामक स्थान से कावेरी नदी का उद्गम है। आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में इस कावेरी नदी का अपवा क्षेत्र आया हुआ है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये 4 कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी द्वारा बनने वाला जल प्रपात है। जल प्रपात का मतलब झरना, वाटरफॉल। तो शिव समुद्रम जल प्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। ये भारत का, शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए शिव समुद्रम जल प्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो कावेरी नदी बनाती है कर्नाटक राज्य के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है और कौन सी नदी बनाती है, तो भारत के सबसे ऊंचे जल प्रपात की अगर बात करें तो जल प्रपात का नाम है महात्मा गांधी जल प्रपात या जोग जल प्रपात। इसको गरसोप्पा जल प्रपात भी कहते हैं, गरसोप्पा। एक ही नाम है तीनों, गांधी जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में है। और कौन सी नदी है? नदी का नाम है शरावती। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपसे भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम पूछा जाए तो आपको जोग, गरसोप्पा या गांधी जलप्रपात बताना है। और नदी पूछा जाए तो शरावती नदी बतानी है। तो इस तरह से अब हमने भारत की सभी नदियों को पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने हिमालय की नदियों को पढ़ा था, जिसमें 3 नदी तंत्रों को गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पढ़ा था। और अब हमने प्रायद्वीप की नदियों को भी पढ़ लिया है। प्रायद्वीप की कुछ नदियां पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल रही थी और कुछ नदियां पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर में मिल रही थी। तो इस तरह से ये नदियों का जो टॉपिक है वो हमारा पूर्ण होता है। अब हम अगले वीडियो में भारत की जिलों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।